Good afternoon, everybody. So we are here again for another class of Bachelor of Business Administration 4th semester students. Today, that is Wednesday, April 29th, 2021, and the subject is Human Resource Management. Right. So इससे पहले हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो किया था वो प्लेसमेंट और इंडक्शन किया था। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, आप लोगों को सबको स्लाइड शो मिल रहा है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मिल रहा है ना सब लोगों को? पीपीटी यस दिख रहा है सर। ना? ऑल राइट। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें, इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब होता है कि वो रिलेशनशिप जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में होता है उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन को कहा जाता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, एक ऐसा जरिया जिसके जरिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर हर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जिस जो एग्जिस्ट कर रही है या जो अचानक से खड़ी हो जा रही है। ठीक है, एम्प्लॉयर रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब है वो रिलेशन जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच एग्जिस्ट करता है, जिस रिलेशन के तहत, जिस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए या जिस रिलेशन को यूज करते हुए वे हर उस प्रॉब्लम का समाधान करने की कोशिश करते हैं जो प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी वक्त एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेजेस इन इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन दरअसल किस तरह से पिक्चर में आया, क्या वजहात थी, क्या रीजंस थे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है इसका कंसेप्ट बना, या क्या ऐसी जरूरतें आन पड़ी थी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन के कंसेप्ट को बनाया गया। अब इसमें क्या क्या स्टेजेस थी पहले इसको देख लेते हैं, फिर सारी स्टेजेस को हम डिटेल में बात करेंगे, सारी स्टेजेस की। तो सबसे पहली स्टेज जो है उसका नाम है प्रिमिटिव स्टेज। ठीक है, इनकी डिटेल में हम अगली स्लाइड्स में जाएंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो सबसे पहली स्टेज आती है वो थी प्रिमिटिव स्टेज। दूसरी स्टेप जो आई वो आई एगेरियन स्टेज। ठीक है, दूसरी स्टेप को कहा गया एगेरियन स्टेज। ठीक है, तीसरी स्टेज जो आई उसको कहा गया हैंडीक्राफ्ट स्टेज। तीसरी स्टेज जो इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आई वो कहलाई हैंडीक्राफ्ट स्टेज। चौथी स्टेज जो डेवलपमेंट में आई ह्यूमन रिसोर्स वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के, वो थी गिल्ड सिस्टम, GUILD, गिल्ड सिस्टम। अगली स्टेज जो आई वो थी पुटिंग आउट सिस्टम, पुटिंग आउट सिस्टम। अगली स्टेज जो आई वो आई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। ठीक है, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के तहत ही इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ। तो अब सबसे पहली स्टेज की बात कर लेते हैं जिस स्टेज का नाम है प्रिमिटिव स्टेज। प्रिमिटिव स्टेज जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये प्रिमिटिव स्टेज सबसे पहली स्टेज है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के डेवलपमेंट में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, पहले लोग जो फैमिलीज होती थी, परिवार सब मिलजुल के रहते थे, जॉइंट फैमिली का सिस्टम था। तो जॉइंट फैमिली में उनकी एक तो जरूरतें भी कम होती थी, दूसरी बात जो जरूरतें होती थी वो खुद पूरा कर लेते थे। जैसे वो खेती करते थे, आई मीन वो अपने यहाँ जो उनको खाना होता था वो खुद बना लेते थे, अपनी जरूरतों का सामान जिसकी भी उनको जरूरत होती थी, खाना पीना दवाई ये वो, जिस चीज की भी जरूरत होती थी वो खुद बना लेते थे। बाहर किसी से वो कोई चीज लेते नहीं थे क्योंकि उस वक्त खरीदने का कोई सिस्टम भी नहीं था, दुकानें भी नहीं थी। तो वो अपनी जरूरत का सामान खुद बनाते थे और अपनी जरूरतें पूरी करते थे। यहाँ पे एक्सचेंज की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। प्रॉब्लम एक्सचेंज की इसलिए नहीं थी क्योंकि एक्सचेंज का कंसेप्ट यहाँ पर था ही नहीं। जिस चीज को उनको जरूरत है वो खुद बना ली उन्होंने, तो एक्सचेंज का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ठीक है, तो यहाँ एक्सचेंज एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जिस चीज की मुझे जरूरत है घर के छत की, तो मैंने छप्पर बनाया, खुद घर की छत बन गई। ठीक है, मुझे जरूरत है फल खाने की, मैं बाग में गया फल तोड़े खा लिए। ठीक है, तो सेल्फ सफिशिएंट थी फैमिलीज।
यहाँ पे उनको किसी और की जरूरत नहीं थी, और यहाँ पे इस वजह से कोई एक्सचेंज भी नहीं था, क्योंकि सबसे पहली बात तो उनकी जरूरतें कम थी, और जो जरूरतें थी छोटी मोटी वो खुद पूरी कर लेते थे। तो इस वजह से एक्सचेंज का कोई कंसेप्ट यहाँ ओरिजिनेट नहीं हुआ था। एक्सचेंज का कंसेप्ट वहां ओरिजिनेट होता है जहां ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा डिमांड होती है। आपके पास कुछ है जो दूसरे को चाहिए, दूसरे के पास कुछ है जो आपको चाहिए, आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बना के उस चीजों को आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर रेस्ट्रिक्टेड रहता था फैमिली तक। डिवीजन ऑफ लेबर जो था वो सिर्फ फैमिली तक रहता था, बाहर के किसी आदमी को आप इन्वॉल्व नहीं करते थे। ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब, फैमिली में 10 लोग हैं, जो आदमी की जिस हिसाब की काबिलियत है या जो आदमी जो काम करने के लिए सक्षम है, उस आदमी को उसकी सक्षमता के हिसाब से काम दिया जाता था। इस प्रकार फैमिली का काम बट जाता था। तो डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ फैमिली के बीच में ही महदूद था, फैमिली के बाहर किसी को नौकरी पे घर में नहीं रखा जाता था, क्योंकि नौकर रखने का यहाँ सिस्टम ही नहीं था। फैमिली मेंबर्स में ही सारा काम उनकी योग्यता के हिसाब से बांट दिया जाता था, और हर मेंबर अपना काम करता था। इस वजह से सारा काम अच्छे से हो जाता था, और फैमिली सेल्फ सफिशिएंट बनी रहती थी, किसी और पे फैमिलीज की डिपेंडेंस नहीं होती थी। तो फैमिली के बाहर का कोई भी आदमी यहाँ फैमिली में इन्वॉल्व, फैमिली के बाहर का कोई भी आदमी यहाँ फैमिली के काम में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। ठीक है। यहाँ पे आदमियों और औरतों का काम अलग अलग था। ठीक है। यहाँ औरतों का और मर्दों का काम तय था और बिल्कुल अलग अलग था। यहाँ मर्द क्या करते थे, मर्द अपना वक्त हंटिंग, फिशिंग एंड मेकिंग ऑफ वेपन्स में अपना काम करते थे, और विमेन कुकिंग और ब्रिंगिंग अप ऑफ चिल्ड्रन में अपना वक्त गुजारती थी। यहाँ यहाँ बिल्कुल काम का क्लासिफिकेशन, डिवीजन ऑफ लेबर का क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्लियर था। मर्दों का काम है घर के बाहर का, औरतों का काम है घर के अंदर का। ठीक है। मर्दों का काम है खाना लाना, औरतों का काम है खाना पकाना और बच्चों की देखभाल करना। मर्द क्या करते थे, मर्द शिकार खेलते थे, मछली पकड़ते थे और हथियार बनाते थे, जिन हथियारों से वो फर्दर शिकार खेल सके, फर्दर मछलियां पकड़ सके। औरतें क्या करती थी, औरतें यहाँ बच्चों को पालती थी, खाना बनाती थी घर वालों के लिए और बच्चों को पालती थी। तो यहाँ बहुत लिमिटेड जरूरतें हैं। देखिए जैसे आप देख रहे हैं, सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान, इस टाइप की यहाँ बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ वाली। कि आज इन मर्दों का काम सिर्फ खाने का इंतजाम करना था, औरतों का काम खाना पकाना और बच्चों को पालना पोसना था। ठीक। तो बहुत ही यहाँ प्रिमिटिव स्टेज की बात हो रही है, बहुत पुराने समय की बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे काम बिल्कुल दो जेंडर वाइज, दो कम्युनिटीज में काम तय था। एक मर्दों का काम अलग था, औरतों का काम अलग था। मर्दों का काम था शिकार खेल के लाना, मछली पकड़ के लाना, खाने का इंतजाम करना और हथियार बनाना, ताकि वो अगले दिन भी शिकार कर सकें, मछली पकड़ सकें, जानवरों को मार सकें और ला सकें। भाई उस वक्त हैंडमेड वेपन्स बनते थे, पत्थर के, लकड़ी के। ठीक है। उस वक्त तक तो स्टील और आयरन ही नहीं डिस्कवर हुआ था। तो इस वजह से जो था वो हर रेगुलर हथियार बनाते थे। औरतें घर घर का सारा काम करती थी, घर की देखभाल करना, घर का जितना भी काम होता है वो करना, खाना बनाना और बच्चों को बड़ा करना। ठीक है। यहाँ पे सारी एक्टिविटीज वो थी फैमिली की, राइट। यहाँ पे फैमिली की सारी, यहाँ पे जितनी एक्टिविटीज होती थी आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए, आपकी जरूरतों का सामान अरेंज करने से लेकर उस सामान को इस्तेमाल करने तक, वो सारे काम फैमिली मेंबर्स ही आपस में करते थे, और किसी बाहर के आदमी को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, और किसी के बाहर के आदमी को कहीं कोई काम नहीं दिया जाता था। सारा काम फैमिली मेंबर्स खुद करते थे, और चूंकि सारा काम फैमिली मेंबर्स खुद करते थे, इसलिए कोई बाहर के आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। बाहर के आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, बाहर के किसी आदमी से कुछ लिया दिया नहीं जाता था, तो किसी भी किस्म की एक्सचेंज पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई। इस वजह से यहाँ फैमिली जो थी सेल्फ सफिशिएंट थी, यानी कि उनको किसी और की जरूरत नहीं थी, वो अपनी जरूरत का सारा इंतजाम, सारा काम, सारी चीजें खुद कर लेते थे। ठीक है। फर्दर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज है आप, फर्दर आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज है आपकी एगेरियन और इकोनॉमी स्टेज। ठीक है। एगेरियन स्टेज क्या है, अब एगेरियन स्टेज को भी एक एक पॉइंट करके देखते हैं। एग्रीकल्चर बिकम्स द मेन सोर्स ऑफ मेंटेनेंस ड्यूरिंग दिस स्टेज। ठीक है।
जब लोग सिर्फ शिकार खेलते थे, मछली पकड़ते थे और इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आई उसमें ऐसा हुआ, ये आपने अपने जूनियर क्लासेस में हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि लोगों ने खेती की आर्ट उन्होंने सीख ली। जो है एंशंट मैन ने खेती करना सीख लिया। जब खेती करना उन्होंने सीख लिया तो क्या हुआ, वो अपने लिए फसलें उगाने लगे। फसलें उगाने लगे तो खेती के लिए पानी की जरूरत पड़ती थी, और वैसे भी पीने के लिए पानी की जरूरत पड़ती थी। तो वो छोटे छोटे कबीलों में, छोटे छोटे उसमें नदियों के किनारे उन्होंने अपना बसेरा किया, नदियों के किनारे अपना डेरा डाला और नदियों के किनारे वो बच गए, नदियों के किनारे वो रहने लगे। ठीक है। तो उन्होंने एग्रीकल्चर को अपना लिया पूरी तरह से, और उन्होंने एग्रीकल्चर को अपना मेन सोर्स बना लिया। मर्द यहाँ पे शिकार भले खेलते थे, मछली पकड़ते थे, और उससे भी बढ़कर खेती बाड़ी करते थे, क्योंकि खेती बाड़ी से उनको बहुत सी चीजें मिल जाती थी। अनाज मिल जाता था, चावल मिल जाता था, कपास उगा ली उन्होंने, कपास से उन्होंने धागे बना लिए, धागे से कपड़ा बुन लिया। ठीक है। उनकी ज्यादातर जरूरत जो थी वो खेती के साथ पूरी होने लगी। ठीक है। अब खेती करने के लिए उनको खेत जोतने की भी जरूरत पड़ती थी। खेत जोतने के लिए उन्होंने क्या किया, बैल पाले। ठीक है। बैल पाले तो फिर वो उन्होंने साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी चालू कर दी, मतलब गाय पाले, भैंस पाले, बैल पाले। ठीक है। बकरियां पाली, उनका दूध भी आने लगा और उनसे उनको फ्लैश भी मिलने लगा। ठीक है। तो यहाँ उन्होंने उनकी खाने पीने की जरूरत खेती बाड़ी से पूरी हो जाती थी, दूध और मीट की जरूरत जानवरों से पूरी हो जाती थी। ठीक है। यहाँ पे कई ट्राइब्स जो थी, इसी वजह से ज्यादातर जो ट्राइब्स थे, ज्यादातर जो कबीले थे, वो अलग अलग रिवर्स के बैंक पे सेटल होना शुरू हो गए, जहां से उनको पानी भी भरपूर तादाद में मिलता था अपने पीने के लिए और अपनी खेती बाड़ी करने के लिए भी। ठीक है। इस वजह से वो परमानेंटली सेटल हो गए। और टेम्प उनकी जो लाइफ थी, नोमैडिक लाइफ, बंजारों की जिंदगी, यहाँ से वहां घूमने की, उस जिंदगी से उन्होंने उस जिंदगी को उन्होंने टाटा बाय बाय कह दिया। प्लस जब वो एक जगह जमा हो गए, एक जगह जम के रहने लगे, तो वहां उन्होंने जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया, जिससे उनकी दूध की और मीट की जरूरत भी पूरी होने लगी। फर्दर ये कबीले जो ट्राइब्स थे, ये सेल्फ सफिशिएंट थे। जैसे प्रिमिटिव स्टेज में वो लोग सेल्फ सफिशिएंट थे, वैसे ही ये भी सेल्फ सफिशिएंट थे। क्यों ये सेल्फ सफिशिएंट थे? क्योंकि सबसे पहली बात, जरूरतें लिमिटेड थी, और जो जरूरतें थी उसका इंतजाम ये खुद कर लेते थे। एग्रीकल्चर से ये अपने लिए गल्ला पैदा कर लेते थे, कपास से अपने लिए कपड़ा बिन के कपड़ा बना लेते थे, दूध और फ्लैश की जरूरत इनकी अपने जानवरों से पूरी हो जाती थी। तो जितनी भी इनकी जरूरतें थी, वो सारी जरूरतें इनकी खुद ब खुद पूरी हो जाती थी, और इनको किसी से कुछ लेने देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जरूरतें लिमिटेड थी, बेसिक जरूरतें थी, उसके लिए अपना खा बना लेते थे, एग्रीकल्चर से खुराक पैदा कर लेते थे, जानवरों से दूध और मीट की रिक्वायरमेंट इनकी पूरी हो जाती थी। तो इनकी जिंदगी मजे में गुजर रही थी, और इनको किसी भी किस्म के किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। सारा जो काम होता था वो घर के लोगों में ही बटा होता था, कौन क्या करेगा ये तय होता था, हर आदमी अपना काम करता था, आराम से मजे से ये चैन की बंसुरी बजाते थे और आराम से अपनी जिंदगी जीते थे। ठीक है। लेकिन जब थोड़ा सा आगे समय बढ़ा, परिवारों का साइज बढ़ा, परिवारों का साइज बढ़ा तो परिवार में लोग बढ़े, परिवार में जब लोग बढ़े तो ये होने लगा कि साहब जमीन का बंटवारा हो, ये जमीन मेरी है, ये जमीन तेरी है, क्योंकि लोगों में आपस में लड़ाइयां होने लगी। जब जमीन का बंटवारा हुआ तो जमीन के साथ जानवरों का भी बंटवारा होने लगा, क्योंकि साहब ये जानवर मेरे हैं, इनको मैं रखूंगा, ये जानवर तेरे हैं, इनकी देखभाल तू करेगा, इनको तू चराएगा, इनको तू दुएगा, इनको मैं चराऊंगा, इनको मैं दूंगा। तो यहाँ जब जनसंख्या बढ़ी तो लोगों में, भाइयों में ही आपस में तकरार होने लगी, और वो लोग एक दूसरे से अलग होने लगे। तो यहाँ जमीनों का भी बंटवारा हुआ, यहाँ जानवरों का भी बंटवारा हुआ। इस तरह से ट्राइब्स जो थी, कबीले जो थे, वो धीरे धीरे टूटने लगे, और कबीलों में सब ट्राइब्स बनने लगी, कबीलों के अंदर अलग अलग जो है ब्लड लाइंस शुरू हो गई। ठीक है। फर्दर यहाँ पे विलेज जो है यूनिट ऑफ इक्विपमेंट, यूनिट ऑफ इकोनॉमी बन गई, जो सेल्फ सफिशिएंट थी। यहाँ विलेजेस यूनिट ऑफ इकोनॉमी बन गई, लेकिन अभी भी वो सेल्फ सफिशिएंट थी, यानी कि वो अपनी जरूरत का सामान खुद पैदा करती थी और किसी दूसरे से कुछ लेती नहीं थी।
आगे बढ़कर आगे आने वाले समय में यहाँ पे ट्रेडर्स की यानी कि व्यापारियों का जन्म होता है। ठीक है, जब जनसंख्या बढ़ी, लोगों ने जमीनें बांट ली, जानवर बांट लिए और उनकी पैदावार बढ़ गई, जानवरों की पैदावार बढ़ गई, खेती की पैदावार बढ़ गई। तो जब पैदावार बढ़ गई तो इतना वो गल्ला उगा लेते थे, इतना दूध पैदा कर लेते थे जितने की जो उनकी जरूरत से ज्यादा था। तो जब उनकी जरूरत से ज्यादा सामान होने लगा तो सामान बर्बाद होने लगा, बिकने लगा। तो यहाँ पे व्यापारियों का जन्म हुआ, यहाँ पे व्यापारी पिक्चर में आए। व्यापारियों का क्या काम था, ट्रेडमेंस का, ट्रेडर्स का क्या काम था? ट्रेडर्स का काम ये था कि जो इनका सरप्लस होता था, यानी कि जो इनके पास इनकी जरूरत के ऊपर सामान होता था, चाहे वो खेती का गल्ला हो, जो आपने दाल चावल उगाया है, अनाज चावल उगाया है, या चाहे दूध और जानवरों का फ्लैश हो आपका, जो आपकी जरूरत से बढ़कर है और आपके लिए किसी काम का नहीं है, वो जाया हो जाएगा, खराब हो जाएगा, या आपके पास सरप्लस क्वांटिटी में रखा हुआ है, ये उन प्रोडक्ट्स को आपसे एक्सचेंज कर लेते थे और उन लोगों को जाके दूसरे प्रोडक्ट से एक्सचेंज कर लेते थे जिन लोगों को इन प्रोडक्ट्स की जरूरत होती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे व्यापारी वर्ग का जन्म होता है, जो अपने व्यापारिक गतिविधियां यहाँ पे चालू करते हैं कि लोगों का सरप्लस उनसे खरीदते हैं और दूसरे लोगों को जाके, जिनको उस सरप्लस की जरूरत होती है, उनको ले जाके इस सरप्लस को बेचते हैं। तो ये काम यहाँ पे ट्रेडर्स ने किया और ट्रेडर्स के यहाँ आने से, पिक्चर में ट्रेडर्स के यहाँ आने से सिचुएशन एकदम से चेंज हो गई। ठीक है, सिचुएशन चेंज इसलिए हो गई क्योंकि जिन लोगों के पास सरप्लस था उनको भी कुछ नए प्रोडक्ट्स मिलने लगे, चाहे वो आर्टिशियंस के बनाए कुछ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे, चाहे कुछ और प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, तो उनकी जरूरतें जो जिन प्रोडक्ट्स की नहीं भी थी, उन प्रोडक्ट्स के लिए भी जरूरतें पैदा होने लगी। और नई नई चीज किसको अच्छी नहीं लगती है, वो भी उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास अनाज सरप्लस पड़ा है, अनाज के बदले अगर ये हमें जो है मटके दे रहे हैं, या अनाज के बदले अगर ये हमें जो है बैलगाड़ी बनवा के दे रहा है, कोई कारपेंटर है बैलगाड़ी बनवा के दे रहा है उस कारपेंटर से अनाज के बदले में, तो हमारे लिए तो बड़े आसानी का काम है। तो इस तरह से यहाँ एक्सचेंज शुरू हो गया। और ये एक्सचेंज शुरू करने वाले कौन थे? ये एक्सचेंज शुरू करने वाले व्यापारी थे। एक्सचेंज क्यों हुआ यहाँ पे, ट्रांजैक्शन क्यों नहीं हुए? एक्सचेंज यहाँ इसलिए हुआ क्योंकि प्रोडक्ट के अगेंस्ट प्रोडक्ट बदला जा रहा है, और ट्रांजैक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ मुद्रा का यानी कि मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, यहाँ कोई भी मुद्रा विकसित नहीं हुई थी। इसीलिए मुद्रा के विकसित ना होने की वजह से यहाँ पे ट्रांजैक्शन, सौदे नहीं हो पाते थे। यहाँ पे सिर्फ गुड्स के अगेंस्ट गुड्स बदले जाते थे और उन गुड्स को दूसरों को देके दूसरे गुड्स से बदला जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे जो परचेज और सेल के बीच में जो एडिशनल चीज मिलती थी प्रोडक्ट के फॉर्म में, या जिसको कह लीजिए प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो इन ट्रेडर्स के लिए प्रॉफिट हो जाती थी। आज भी प्रॉफिट यही है, जो आपने कॉस्ट लगाया, मान लीजिए कोई आपने प्रोडक्ट बनाया 100 रुपए का, उसको बेचा आपने 130 रुपए का, तो 130 से 100 घटा दीजिए, 30 रुपए आपका मुनाफा हो गया। ऐसे ही उस वक्त इन ट्रेडर्स का मुनाफा होता था। इन्होंने मान लीजिए एक बोरी अनाज के बदले 2 मटके दिए किसी किसान को, और उस एक बोरी अनाज के बदले 1.5 बोरी चावल दूसरे आदमी से ले लिया, तो इनका आधा बोरी चावल का मुनाफा हो गया। ठीक है, इस तरह से मुनाफे इनको हुआ करते थे। ठीक है, अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरी स्टेज जो आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, वो है हैंडीक्राफ्ट स्टेज। हैंडीक्राफ्ट स्टेज में क्या होता था, पहले छोटे छोटे आर्टिजन्स होते थे जो हैंडमेड टूल्स से, हाथ की बनाई गई औजारों से काम करते थे, और इस काम के बदले में वो इस काम को करके वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते थे, और इन प्रोडक्ट्स को वो अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रोडक्ट्स के बदले या तो खुद बदलते थे, या व्यापारी इनके प्रोडक्ट्स के बदले में इनको अलग अलग प्रोडक्ट्स बदल के देते थे, इनके साथ इस तरह से एक्सचेंज करते थे। ठीक है, यहाँ पे आर्टिजन्स जो है गांवों में रहते थे, वो वहां की लोकल पॉपुलेशन के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाते थे, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते थे। ये वो प्रोडक्ट्स होते थे जिनकी उस एरिया में रहने वाले लोगों को जरूरत होती थी। हर लोकल एरिया में, हर एरिया में
लोकल आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन रहते थे, वो उनके लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते थे और उनकी जरूरत के हिसाब से बनाते थे, जिस चीज की उनको जरूरत होती थी। ठीक है, और उनकी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाते हुए उनको ऑफर करते थे और अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ उनको एक्सचेंज करते थे ताकि उनकी जरूरतें पूरी की जा सके। यहाँ पे क्राफ्टमैन जो है सिंपल हैंडमेड टूल्स यूज करते थे और मैनुअल स्किल्स का यूज करते थे इस तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ भी किसी भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक या पावर ड्रिवन मशीनरी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पावर का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था किसी भी प्रकार की। तो आर्टिजन्स जो थे वो हैंड हेल्ड टूल्स यूज करते थे, हैंड हेल्ड मशीन यूज करते थे, सिंपल मशीन का इस्तेमाल होता था। उन्हीं मशीनों को इस्तेमाल करते हुए वो अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बनाते थे और ये प्रोडक्ट्स वो होते थे जिनकी उस लोकल एरिया में रहने वालों को जरूरत होती थी। अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट्स बनाते थे और उन प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंगली वो इस्तेमाल करते हुए वहां के लोगों को बेचा करते थे। ठीक है, यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था। डिवीजन ऑफ लेबर इसलिए नहीं था क्योंकि घर में मान लीजिए एक ही आदमी आर्टिजन है, बाकी कोई आदमी आर्टिजन है नहीं, तो उसी को सारा बनाना पड़ेगा। लेकिन कच्चा काम जो होता था, मतलब जिसको कह लीजिए रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने का या इस तरह का कोई रॉ काम होता था, वो घर के बाकी लोग करते थे। ठीक है, और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन है, वो अगर कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है वो दूसरा भी बनाने लगेगा। वो तो आर्टिजन है, वो एक प्रोडक्ट अच्छा बना लेता है तो दूसरा भी ट्राई करते करते वो अच्छा बना ही लेगा। ठीक है, विद द स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द पासेज ऑफ टाइम। तो इस वजह से यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, अब यहाँ पे चौथी स्टेज आपकी आ जाती है और चौथी स्टेज का नाम है गिल्ड स्टेज। ठीक है, अब गिल्ड स्टेज क्या होती है, इस गिल्ड स्टेज को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो तरह की गिल्ड होती थी, मर्चेंट गिल्ड और क्राफ्ट गिल्ड। ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार की गिल्ड होती थी, मर्चेंट गिल्ड होती थी और क्राफ्ट गिल्ड होती थी। ठीक है, मर्चेंट गिल्ड क्या होती थी, मर्चेंट गिल्ड एसोसिएशन होती थी मर्चेंट्स की, जो ट्रेड करते थे एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में। उसका पर्पस होता था कि अपने गिल्ड के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। ठीक है, गिल्ड स्टेज में दो तरह की गिल्ड होती थी, मर्चेंट गिल्ड और क्राफ्ट गिल्ड। ठीक है, मर्चेंट गिल्ड और क्राफ्ट गिल्ड। ठीक है, मर्चेंट गिल्ड क्या होती है, मर्चेंट गिल्ड में ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, मर्चेंट्स होते थे और उनका वो अपने लोकल एरिया में ऑपरेट करते थे, अपने लोकल एरिया में व्यापार करते थे, एक लोकल लोकेलिटी में एग्जिस्ट करते थे और उसी लोकल एरिया में वो अपना व्यापार करते थे, वहां के लोगों को अपना सामान बनाते थे, बेचते थे, दूसरी जगह से लेके आते थे और बेचते थे। और अपने मेंबर्स जो इनके गिल्ड के एसोसिएशन के और जो दूसरे व्यापारी होते थे उनको भी पूरा मौका देते थे उस एरिया में अपना सामान बेचने का। बाहरी व्यापारियों को इजाजत ये नहीं देते थे कि आप आए और हमारे एरिया में अपना सामान बेचें। क्यों? उससे इनको नुकसान था। उससे इनको नुकसान इसलिए था, बाहरी व्यापारी हो सकता है इनसे बेहतर सामान ले आए, इनसे सस्ता सामान बेचे, तो इनका नुकसान होगा। तो ऐसे हालात में ये क्या करते थे, ऐसे हालात में बाहरी व्यापारियों को नहीं आने देते थे। इनका मानना ये था कि भाई हम, ये हमारा एरिया है और इस एरिया में सिर्फ हम ही अपना सामान बेचेंगे। ठीक है, तो ये था आपका मर्चेंट गिल्ड। अब दूसरा आ जाता है यहाँ पे क्राफ्ट गिल्ड। क्राफ्ट गिल्ड जैसे मर्चेंट गिल्ड एसोसिएशन ऑफ मर्चेंट्स थी, ऐसे ही क्राफ्ट गिल्ड जो है ये एसोसिएशन ऑफ क्राफ्टमैन एंड आर्टिसंस थी, जो स्किल्ड थे और जो सेम तरह के ऑक्यूपेशन में एंगेज थे। क्राफ्ट गिल्ड जैसे मर्चेंट गिल्ड एसोसिएशन थी मर्चेंट की, जो उस लोकल एरिया में एग्जिस्ट करते थे, उस लोकल एरिया में ऑपरेट करते थे। ऐसे ही क्राफ्ट गिल्ड एसोसिएशन थी उन क्राफ्टमैन की जो उस लोकल एरिया में एग्जिस्ट करते थे, उस लोकल एरिया में ऑपरेट करते थे, मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाया करते थे। और ऑब्वियसली ये क्राफ्टमैन स्किल्ड क्राफ्टमैन थे, अनस्किल्ड क्राफ्टमैन नहीं, ये नहीं थे, स्किल्ड क्राफ्टमैन थे। ये अपने हुनर में पारंगत थे, अपने हुनर को ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे और अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाया करते थे। ठीक है,
अब पांचवी स्टेज है पुटिंग आउट सिस्टम। ठीक है, पुटिंग आउट सिस्टम क्या है? अब पुटिंग आउट सिस्टम को भी देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इंटरमीडियरीज यानी कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में लेयर होती थी, उसको इंटरमीडियरी कहा जाता था या मिडिल मैन कहा जाएगा। मैं प्रोड्यूसर हूं, मैंने प्रोडक्ट बनाया, आप कंज्यूमर हैं, आपको प्रोडक्ट चाहिए, मैं खुद आप तक पहुंचाना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं कुछ एजेंट्स हायर कर लेता था, कुछ मिडिल मैन हायर कर लूंगा, कुछ इंटरमीडियरी हायर कर लूंगा जो प्रोडक्ट मुझसे लेके आप तक पहुंचाएं। इनको हम इंटरमीडियरी भी कह सकते हैं, इनको हम मिडिल मैन भी हो सकते हैं ये। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ऑन्ट्रप्रेन्योर जो है, यहाँ पे ऑन्ट्रप्रेन्योर जो हैं वो आर्टिजन्स को काम देते थे और वो काम ले जाके अपने घर पे काम करते थे। और जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स होते थे, प्रोड्यूसर्स होते थे, वो आर्टिजन्स को काम दे देते थे कि भाई ये काम करना है, उसके साथ रॉ मटेरियल दे देते थे कि इस रॉ मटेरियल से ये प्रोडक्ट बनना है। वो उस रॉ मटेरियल को अपने घर ले जाते थे और सिंपल हैंडमेड मशीन से उस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते थे जो प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आर्टिसंस जो है जब बनाते थे तो ये आराम से बना लेते थे क्योंकि उस वक्त उनको कम क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करना पड़ता था। मगर स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे प्रोडक्ट्स की और चीजों की डिमांड बढ़ी। जब प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा। स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा तो आर्टिसंस को दिक्कत होने लगी। क्यों? क्योंकि स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको मुश्किल था, क्योंकि वो हैंड हेल्ड मशीन्स यूज करते थे, सिंपल मशीन्स यूज करते थे जो हाथ से बनाई गई थी, हाथ से चलती थी, कोई पावर ड्रिवन मशीन नहीं थी। तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना आर्टिजन्स के लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि घर में हर आदमी आर्टिजन होता नहीं था, एक या दो आर्टिजन होते थे। तो उनको या तो वो नए आर्टिजन लाके एम्प्लॉय करें या कुछ बेहतर मशीनरी बनाए जिससे जल्दी से जल्दी फास्ट स्पीड में प्रोडक्ट्स बन सकें। और फास्ट स्पीड में प्रोडक्ट जब ही बन सकते हैं जब पावर ड्रिवन मशीन हो। तो यहाँ पे आर्टिजन्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ गया जब डिमांड बढ़ गई और उनको अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, तो यह आर्टिजन्स के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत, एक बहुत बड़ी तकलीफ बन के उभरा, आर्टिजन्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के उभरा ये। ठीक है, लास्ट स्टेज आई आपकी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टेज। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टेज जो लेटर पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी एंड अर्लियर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में आती है। ठीक है, उसने बहुत इन्फ्लुएंस किया डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री को डेवलप बहुत हद तक किया। ठीक है, जहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जो कि 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के शुरुआत में हुई। ठीक है, उसने इंडस्ट्री और कॉमर्स के डेवलपमेंट में बहुत की रोल प्ले किया। ठीक है, इसने रेडिकली चेंज कर दिया टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को और मैन आम आदमी की जिंदगी पे बहुत असर डाला। इसने एकदम प्रोडक्शन को स्केल अप कर दिया क्योंकि डिमांड ऊपर जा रही थी। डिमांड ऊपर जाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता था। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ नए प्रकार की मशीनें आई और नए प्रकार टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आने लगे लोग। अगर टेक्नोलॉजी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करती थी तो लोग बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आने लगे। ऐसी मशीनें लाने लगे जिसमें कम एफर्ट में ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सके। प्रोडक्शन को स्केल अप करने की कोशिश की जाने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब नई नई मशीनें आ गई, पावर ड्रिवन मशीनें आ गई तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। जब स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो जाहिर सी बात है जो मार्केट में बढ़ी हुई डिमांड थी वो मीट आउट होने लगी।